सक्षमता परीक्षा 2024 साथ में जो बीपीएससी टीआरई 3 का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के वैसे सवाल को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस से एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं और 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। करो या मरो गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये याद रखिएगा, 1942 में, और शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा 1930 में हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से लेके 1922 तक। रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने जो शुरू किया था वो शुरू किया था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह गांधी ने कब शुरू किया था ये भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था 6 अप्रैल 1919 को। वैसे सवाल जो पूछा गया था, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को गांधी ने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था साबरमती आश्रम से, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से बनाकर सविनय आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में गांधी ने शुरू किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला शहर कौन सा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थान बनाने वाला भारतीय शहर है वो अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और एक सवाल और याद रख लीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और साथ में याद रखिएगा दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है, 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट सवाल है, और एक सवाल और याद रख लीजिएगा, ये नीलगिरी है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में, TLN, इसका मतलब समझ जाइएगा ये कौन सा राज्य का नाम लिखे, तमिलनाडु का। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में यह सही है कि इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश यानी स्तुति परक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत करता है, यानी कार्यरत है।
किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, सॉरी किस देश में है? ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? किसी देश में जीवन स्तर यानी शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? ये जो मापदंड सही है वो है प्रति व्यक्ति आय। जो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32 में है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण जो जाना जाता है वो वैश्वीकरण जाना जाता है। वैश्वीकरण ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से संबंधित है। टेनिस ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, देश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस एक प्रमुख घटक है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मीथेन, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जिसका कि सूत्र होता है CH4। या ये भी याद रख सकते हैं, मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है जिसकी खोज एंसलांदो वोल्टा ने किया था। और मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ था? भारत में किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला था? वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग की चाय ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में भारतीय संसद ने 1999 में, कब? 1999 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI टैग अधिनियम पारित किया था, लेकिन पेश हुआ था बाद में। लेकिन पारित कब किया था? 1999 में। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध में, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, पानीपत का 3 युद्ध हुआ है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? 3। पहला जो हुआ 1526 में हुआ और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद हम लोग याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच? अकबर और हेमू। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट सवाल था कि भारतीय इतिहास में कितने पानीपत के युद्ध हुए। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। अब हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। आपके सवाल में पूछा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कहाँ हराया था? ये पानीपत का युद्ध में, पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37 में है
कि सिंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? नागर शैली देखिए उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे वो किस शैली से निर्मित रहते थे? नागर शैली में। और इसी क्रम में नागर शैली का जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है वो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर नहीं है, ये है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो का मंदिर कहाँ पर? ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सिंगारिक मूर्तियों की वास्तुकला में नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? खजुराहो का मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे वो किस शैली से निर्मित रहते थे? वो द्रविड़ शैली से निर्मित होते थे दक्षिण भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से निर्मित होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है, 38 सवाल में है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। वेल्ड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, देखिए इसमें है डाउन्स। डाउन्स किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जानते हैं। प्रेरी, देखिए प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। पंपास जो है ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वैसे पूछा गया दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, प्रतिष्ठित लॉरियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? प्रतिष्ठित लॉरियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिया गया था वो विनेश फोगाट को दिया गया था। विनेश फोगाट ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनका संबंध किस खेल से है? ये भी याद रख लीजिएगा, कुश्ती से। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 में है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ है आनुवंशिक गलती, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो बेल्जियम हो जाएगा। बेल्जियम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं अब। 42 नंबर है, पंचायती राज संस्था एवं नगर पालिका किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई? पंचायती राज संस्था नगर पालिका किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई थी? वो 73वां संविधान संशोधन, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये अधिनियम के अंतर्गत आया था। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया। ये भी याद रख लीजिएगा। अनुसूची नंबर 11 में क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया था ग्राम पंचायत का प्रावधान, और अनुसूची 12 में जो जोड़ा गया वो अनुसूची में जोड़ा गया नगर निगम का प्रावधान। नगर निगम का प्रावधान जोड़ा गया अनुसूची नंबर 12 में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 में है कि किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूचना दी जाती है? इस सवाल का जो सही आंसर जगह वो है लाल सूची। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और फेबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? सिजदा और फेबोस प्रथा की शुरुआत जो किया था वो किया था गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में, बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक जो समपार्श्वकी आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है, वो बैंक क्या है? वो बैंक है ग्रामीण बैंक, जो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में हुआ था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई?
1983 में। और इनके संस्थापक जो थे मोहम्मद यूनुस थे। संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहीं पर इनका हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चर अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है? तो विकल्प में अंतरिक्ष अनुसंधान 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चिर अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? हवा में जो नमी होती है इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, थर्मामीटर का शरीर में जो तापमान होता है, शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। हाइड्रोमीटर के अपेक्षिक घनत्व, देखिए हाइड्रोमीटर, इनसे क्या मापा जाता है? अनैच्छिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर में बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर से 1000वें भाग को ज्ञात बहुत छोटा वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है माइक्रोमीटर। वैसे सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से हवा की नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 48 में है, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किस के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट सवाल भी है और आखिरी सवाल भी है। सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत है 14.2%, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा हम लोग याद रखिएगा, हिंदू धर्म कितने परसेंट के लोग हैं? हिंदू की बात करें तो हिंदू जो है वो 79.8% है, 79.8% है हिंदू। ईसाई की बात करें, ईसाई कितना परसेंट है? ईसाई जो है 2.3% है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें सिख का, सिख कितना परसेंट है? तो सिख जो है 1.72% है सिख। इस बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म के लोग भारत में कितने परसेंट है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का 0.7%। इसके बाद हम लोग याद रखिएगा जैन धर्म के लोग कितने परसेंट है? वो है 0.37%। और इसके अन्य धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्म के लोग वो हैं 0.66%। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए। तो इस तरह का आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से 50 और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। तो इस तरह का रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।